The Pentagon asking Congress to fund a nuclear bomb 24 times more powerful than those dropped on Japan to end World War II. Military leaders recently announcing they will pursue production of the B-6113 nuclear gravity bomb. Hello everyone. Now US under Biden administration had decided to build a new nuclear bomb. ये न्यूज़ जो है वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसको कवर कर रहे हैं कि यूएसए जो है वो एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू इट्स अर्लियर बॉम्ब्स जो कि उसने यूज़ किया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में। नाउ इस न्यूज़ के पीछे क्या सच्चाई है इस पूरे वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब जिसकी बात हो रही है और क्या यूएसए एक्चुअली जो है वो न्यूक्लियर एस्केलेशन का काम कर रहा है या फिर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को वो मॉडिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर। Now you are watching the YouTube channel of Educhemy. My name is Anshuman and today we are going to cover a very important news. Now if you want to access all the free resources given by Educhemy, all you need to do is scan this QR. And if you like this video, please hit the like button and you can subscribe to the channel. अब देखिए अक्टूबर 27 को क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए ने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू मेक अ न्यू वेरिएंट ऑफ B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब। नाउ न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब क्या है आगे हम लोग देखेंगे। वैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि दिस इज अ B-2 बॉम्बर। ये प्लेन का नाम है बॉम्बर। आप देख रहे हैं ये प्लेन थोड़ा डिफरेंट है। जो नॉर्मल जेट्स F-16 F-35 आप देखते हैं, सुखोई इस तरह के जेट्स को देखते हैं, ये दूसरे तरह का प्लेन है बिकॉज इसका डिजाइन जो है वो इस तरह से किया जाता है कि ये रडार को स्केप कर सकता है और बहुत लो हाइट पे ये ट्रैवल करके जो है डीप टेरिटरीज में जाके ये ग्रेविटी बॉम्ब्स गिरा सकता है। नाउ इसका मेनली पर्पस यही होता है, इसका नाम ही होता है बॉम्बर, कि ये बॉम्ब्स ग्रेविटी बॉम्ब्स को जाके ड्रॉप करता है। नाउ इसी तरह का एक बॉम्बर जो है यूएसए ने यूज किया था ऑन जापान जब उन्होंने ड्रॉप किया था फैटमैन को एंड लिटिल बॉय को ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो उस समय से लेके अभी तक बहुत सारे बॉम्बर्स जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं, इस तरह के प्लेन्स मॉडिफाई हो पाए हैं। और इवन जो आज के जो मॉडर्न न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं वो नॉर्मल जेट से भी आप फायर कर सकते हैं, मतलब गिरा सकते हैं, ड्रॉप किया जा सकता है बिकॉज दिस इज नॉट अ मिसाइल। इसको आपको ग्रेविटी के साथ ड्रॉप करना पड़ता है, जैसे F-16 के द्वारा कर सकते हैं, F-35 के द्वारा कर सकते हैं। तो अब जो है इसमें काफी मॉडिफिकेशंस देखने को मिला है। नाउ यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब का जो सीरीज है इसमें 1, 2, 3, 12 तक आ चुका है। ठीक है, रिसेंटली जो है 12 इन्होंने अभी तक जो है कमीशन कर लिया है। तो ये 13 लाने का क्या जरूरत पड़ा इसको हम लोग देखेंगे। नाउ ये जो है बेसिकली इसको बोला जा रहा है कि जो ओल्डर न्यूक्लियर वॉरहेड्स है यूएसए के पास उसको मेंटेन करना जो है वो काफी कॉस्टली पड़ रहा है। तो ये जो B-6113 होगा ये एक तो प्रिसीजन के मामले में ज्यादा एक्यूरेट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज हुआ है, प्लस जो पुराने बेकार आर्सेनल्स हो गए हैं जिसमें यूएस का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मेंटेन करने में, उसको भी जो है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं फेज आउट करना चाहते हैं। नाउ थोड़े ही दिन पहले इन्होंने एक इसी तरह का न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब इंडक्ट किया था और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका इस न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब का नाम था B-6112। मतलब ये 13 के जस्ट पहले का जो था ये बॉम्ब। नाउ इसको इन्होंने इंडक्ट कर लिया है और ये अभी करंटली यूज में आ रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ फ्लॉज पाए गए हैं जिसको बोला जा रहा है कि फाइनली जो ये लाएंगे B-6113 इससे सारे जो नीड्स हैं, जो यूएसए का नीड्स है, डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है जो न्यूक्लियर वेपन स्ट्रैटेजी होता है किसी भी कंट्री का, वो उस स्ट्रैटेजी में बहुत सारे जो है एम्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। सिर्फ देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब का कभी कभी क्या होता है कि आपको मास डिस्ट्रक्शन करने का जो है जरूरत पड़ सकता है। ऑब्वियसली देखिए ये सब यूज नहीं होगा, लेकिन लोग कंट्रीज जो है वो तैयार रहती हैं इस तरह के स्ट्रैटेजी को लेकर। नाउ कभी कभी क्या होता है कि कुछ आप न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स को जो है अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे पर्पसेस हैं। तो इन्होंने जो B-6113 की जो बात की है ये बोला है कि दिस इज अ मल्टीपर्पस बॉम्ब और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर देयर डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज। अब यहां पर बात करते हैं तो हमने देखा कि आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ प्लेन बॉम्बर और यहां पर आप देख रहे हैं एक F-35 है, यूएस का ही प्लेन है जो कि B-6112 को ड्रॉप कर रहा है। तो इसका ट्रायल हो चुका है, ये बॉम्ब को यूज किया जा रहा है करंटली। बहुत सारे नेटो कंट्रीज को भी ये बॉम्ब सप्लाई किया गया है क्योंकि आपको पता है कि यूएसए जो है वो जो है न्यूक्लियर अपने सेटअप्स को जो है नेटो कंट्रीज से इसके साथ भी शेयर करता है। तो बहुत सारे जो है B-6112 यूज कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लेन, हमने बोला बॉम्बर, बट इन दी मॉडर्न डेज आप जो है इसको नॉर्मल जेट से जो यूज होते हैं उससे भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ग्लोबली न्यूक्लियर वॉरहेड का क्या सीन है, तो ICAN एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए काम करती है। तो इनके हिसाब से अगर हम बोले, इनके हिसाब से ये डेटा मेंटेन करते हैं, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो रशिया के पास है। अब इसमें वॉरहेड्स में क्या क्या है, सिर्फ ग्रेविटी बॉम्ब्स नहीं होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक आपके जो है सुपरसोनिक मिसाइल्स हो सकते हैं। तो यहां पर जो है टोटल मिला के बोलेंगे
तो समवेयर अराउंड जो है 5889 जो है वो रशिया के पास है। सेम यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके पास खुद वो होस्ट करता है एंड सम जो है वो सम न्यूक्लियर जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी शेयर करता है। तो ये यहां पर डेटा दिया हुआ है। नाउ इसके बाद क्या आता है चाइना। अगर हम नंबर्स में बात करें तो थर्ड पे आता है चाइना, जिसके पास टोटल अगर न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात करें तो अराउंड 410 न्यूक्लियर डिलीवरेबल्स हैं, जिसमें आपके ग्रेविटी बॉम्ब्स भी हो सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो सकते हैं, और मैंने देखा कि और भी, यानी जो आपके जो सबमरीन को गिराने वाले भी जो मिसाइल्स होते हैं या फिर जो अंडर वाटर मिसाइल्स होते हैं उन सबको जोड़ दें तो वो करीबन 410 है। नाउ फ्रांस के पास 290 है, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा है, दैट इज अराउंड 170 उनके हिसाब से, एंड इंडिया के पास इज 164। तो यहां पर जस्ट दिस इज अ ब्रीफ डेटा जो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली न्यूक्लियर वॉरहेड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए यूएस, मैंने आपको बोला कि ये वॉरहेड में जो होता है कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक तो हो गया बॉम्ब, जैसे आप जो ग्रेविटी बॉम्ब्स गिराते हैं। उसके बाद देखिए यूएस की बात करें तो यहां पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। जैसे इंडिया के केस में आपको पता है अग्नि मिसाइल्स हैं, तो अग्नि में क्या हो सकता है कि आप न्यूक्लियर जो फ्यूल को भर सकते हैं और उससे एक्सप्लोजन कर सकते हैं कहीं पर। नाउ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, SLBMs, और 2 टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर हमने देखा कि ये सारे जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल बनाते हैं यूएसए के। नाउ अब देखिए जो यहां पर हम लोग न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, तो बॉम्ब्स का भी देखिए डिफरेंट पर्पसेस होता है। नाउ इसमें अगर आप बोलेंगे तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ब्लास्ट। अब न्यूक्लियर ब्लास्ट क्या होता है, देखिए कुछ को अगर आपने हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक हुआ था उसके अगर आपने वीडियोस को देखा होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बने हुए, तो वहां पर आप देखेंगे कि बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड एंड जो एक्सप्लोजन था वो मिड एयर में ही हो गया था। तो यहां पर क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है तो हो सकता है कि 10,000 फीट से ऊपर ही उसको ब्लास्ट कर दिया जाए। सबका अलग अलग पर्पस होता है। नाउ जो ऊपर जिसका ब्लास्ट होता है उसका बेसिकली क्या होता है नीड, कि वो मैक्सिमम एरिया में जो है न्यूक्लियर डेब्रिज बोल सकते हैं या न्यूक्लियर फॉल आउट हो, मैक्सिमम एरिया जो है वो अंडर रेडियो एक्टिविटी आ जाए। तो अगर आपको लार्ज एरिया को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो ये आप बहुत ऊपर जो है एक्सप्लोजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर न्यूक्लियर डेब्री गिरता है तो लाइफ लॉन्ग जो है वहां पर आपका न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी रहेगा और बहुत एरिया जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। नाउ मिड अगर आप देखेंगे तो एयर बस्ट की बात होती है, जो कि हिरोशिमा के टाइम पे यूज हुआ था, लगभग 1200 फीट के आसपास जो उसको ब्लास्ट किया गया था। तो इससे भी क्या होता है, इससे हीट आपके ग्राउंड पे पहुंच जाता है, जो आपका जो थर्मल जो एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी निकलता है वो भी इस केस में ग्राउंड तक पहुंच जाता है, और जो हिरोशिमा के और नागासाकी के केस में पहुंचा था। इसके वजह से बहुत सारे इंजरीज होते हैं और एनहाइलेशन हो सकता है पूरे सोसाइटी का, पूरे वहां पर पॉपुलेशन का, जो कि हुआ हिरोशिमा एंड नागासाकी में। नाउ इसके अलावा क्या होता है, देखिए बहुत सारे सरफेस बर्स्ट बॉम्ब्स भी होते हैं, मतलब जो सरफेस पे टकराने के बाद जो है वो फटेंगे, इस तरह का भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स होता है। तो इसका क्या होता है कि इसका बहुत दूर रेंज तक इंपैक्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर आप बोलेंगे कि फॉल आउट नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं आप इसका, कि मैक्सिमम एरिया को ये कवर नहीं करता है, लेकिन जिस भी एरिया में करता है वहां पर न्यूक्लियर कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी बहुत टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा देखिए कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे होते हैं जिनको यूज किया जाता है अंडरग्राउंड, जिसको सब सरफेस बर्स्ट बोला जाता है, कि ग्राउंड के अंदर पहले पेनिट्रेट करे और जाके फिर वहां पे बर्स्ट करे। बेसिकली क्या था, देखिए पहले क्या था ना कि बहुत सारे यूएस, जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो यूएसएसआर और बहुत लोग जो है वो अंडरग्राउंड बंकर्स बनाते थे, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड से बिल्कुल आप उसमें बोल सकते थे बुलेट प्रूफ रहते थे, या फिर न्यूक्लियर प्रूफ रहते थे, कि बुलेट प्रूफ नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियर प्रूफ रहते थे कि वहां पर आपका न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं पहुंच सकता है। तो उस तरह के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है दोनों कंट्रीज जो है इस तरह के सब सरफेस बर्स्ट वाले न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते रहती थी। नाउ इसके लिए क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना जरूरत पड़ा इस तरह के डिफरेंट पर्पस बॉम्ब्स का कि यूएसए ने भी बहुत सारे सीरीज ऑफ बॉम्ब्स बनाए। जैसे हमने देखा ना B61 जो बॉम्ब था, दैट इज अ न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब, और ये जो है ये आप बोल सकते हैं जो मिड एयर बर्स्ट या सरफेस बर्स्ट के लिए यूज होता था। कुछ ऐसे बॉम्ब्स यूएसए ने बनाया जो कि आपके अंडरग्राउंड टनल्स या अंडरग्राउंड जो बंकर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। अब देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर आपको समझना है तो इसके ईल्ड के टर्म में हम लोग जनरली बात करते हैं। नाउ अगर आपने अभी न्यूज देखा होगा तो ये बोला जा रहा है कि जो B6113 बॉम्ब है इसका जो न्यूक्लियर ईल्ड होने वाला है वो इक्विवेलेंट होगा 360 किलो टन ऑफ TNT इक्विवेलेंट एक्सप्लोसिव फोर्स। मतलब अगर आपका जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूनिन होता है जो कि एक्सप्लोसिव की तरह हम लोग यूज करते हैं, अगर वो 360 किलो टन आप जो बर्स्ट करेंगे उससे जो एनर्जी निकलेगा वो सेम एनर्जी जो है ये जो न्यू मिसाइल है जो बॉम्ब है B6113 वो उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने देखा कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स है उनका डिफरेंट पर्पसेस होता है और इनका न्यूक्लियर ईल्ड जो है वो भी डिफर कर सकता है। नाउ इंडिया के पास जो मैक्सिमम ईल्ड वाला बॉम्ब है न्यूक्लियर बॉम्ब, दैट इज अराउंड 40, आप बोलेंगे दैट इज किलो टन की बात करें तो 40 किलो टन के आसपास है, जो कि
काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के नीड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी यूएस और रशिया के पास जितने बॉम्ब्स हैं, जितना उनके पास न्यूक्लियर ईल्ड वाला बॉम्ब है, उससे काफ़ी कम है। अब हमने बोला देखिए दिस इज अ लिस्ट ऑफ द बॉम्ब्स, न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स जो कि यूएसए ऑपरेट करता है। इसमें हमने बोला देखिए B6 सीरीज काफ़ी है ना। एक इनके पास बॉम्ब है B83-1 करके, ये बॉम्ब जो है सबसे बड़ा बॉम्ब है पूरे वर्ल्ड में अभी। नाउ दिस इज यूज्ड, अगर आप बात करें ये बॉम्ब को अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है B83। दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब दैट द यूनाइटेड स्टेट्स करेंटली कीप्स। इसका जो अगर आप बोलेंगे न्यूक्लियर ईल्ड की बात करें तो 1.2 मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर है, और इसको यूज किया जाता है जनरली जो है यहां पर कि जो अंडरग्राउंड बंकर्स को बस्ट करने के लिए। अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है यूएसए ऑपरेट कर रही है ना। इस तरह के बॉम्ब्स को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ बॉम्ब्स यूएसए ऑलरेडी यूज कर रहा है ना। B6113 का काम क्या है कि इन जो पुराने जो बॉम्ब्स हैं इनको फेज आउट कर दे, और मॉडर्न वॉरफेयर में आपको पता है, बिकॉज अब देखिए ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि बिकॉज सारे कंट्रीज के पास बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, तो अब आप जाके किसी टेरिटरी में जाके ग्रेविटी बॉम्ब्स नहीं गिरा सकते हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा था वो बहुत पुराना टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस समय इतने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो थे वो नहीं थे। नाउ अगर आप अब कभी भी कोई प्लेन किसी भी एयर स्पेस में घुसते हैं, अगर आप फ्लाई करते हैं तो आप तुरंत शॉट डाउन कर दिया जाएगा। तो अब जो ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं उसको लिमिट करने का बहुत जरूरत है। अब बेसिकली यूज क्या हो रहा है आपको पता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज हो रहा है, क्रूज मिसाइल्स हो रहा है। इंडिया भी जो है आपको देखे हैं कि ब्रह्मोस में इन्वेस्ट कर रखा है कि जो हम लोग बैठे बैठे यहाँ से मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं, रादर देन कि हम लोग जाकर एग्जैक्टली उनके ऊपर बॉम्ब गिराएं। तो इसी कारण यूएस ने अपने नीड के हिसाब से जो है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, एंड B6113 इज ओनली सच अ मॉडिफिकेशन कि अपने पुराने आर्सेनल्स को वो फेज आउट कर पाए। अब अगर आप लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो इन्होंने जो बॉम्ब गिराया था इसके मैग्नानिमिटी को भी समझ लेते हैं। तो जो यूरेनियम 235 बॉम्ब था जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को एट 8:15 AM, ये करीबन मैंने बोला दिस वाज अ एयर बस्ट बॉम्ब। ये 1900 फीट ऊपर जो है इसको एक्सप्लोड कर दिया गया और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हुआ था। नाउ इसका जो ईल्ड है, न्यूक्लियर ईल्ड था, दैट वाज अराउंड 15 किलो टन। तो आप समझ रहे हैं जो ये B6113 है इसका 360 किलो टन जो है इसका न्यूक्लियर ईल्ड है, इक्विवेलेंट टू TNT। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बॉम्ब होने वाला है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,40,000 लोग जो है वो 1 साल के अंदर मर गए थे, क्योंकि आपको पता है जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो थर्मल हीट के वजह से कुछ लोग जो है वो वैनिश हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो एनाइलेट हो जाते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेडियो एक्टिविटी से मरते हैं उसको अगर हम लोग काउंट कर लें तो 1 साल में लगभग 1,40,000 लोग का जो है वो डेथ हो गया था ड्यू टू दिस बॉम्ब। नाउ नागासाकी की बात करें तो सेम इसी तरह का बॉम्ब यूज हुआ था, लेकिन इसमें जो एक्टिव फिसाइल मटेरियल था दैट वाज प्लूटोनियम। नाउ इसमें था यूरेनियम, हमने जो देखा लिटिल बॉय में यूरेनियम था, एंड इस बॉम्ब में यूज हुआ था प्लूटोनियम। ना प्लूटोनियम में जो है इसका जो न्यूक्लियर ईल्ड था दैट वाज अराउंड 21 किलो टन। हमने बात कर ली कि क्या होता है न्यूक्लियर ईल्ड, और इसको भी बर्स्ट किया गया था 500 मीटर्स यानी 1650 फीट जो है अबव द ग्राउंड टू मैक्सिमाइज दी यू मे से दी इंपैक्ट। और इससे जो है करीबन अगर आप देखेंगे तो 70,000 लोग का जो है वो डेथ हो गया था नागासाकी में। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा है हमारे हिस्ट्री में, और इसे हम कभी भी रिपीट नहीं करना चाहेंगे। नाउ यूएस का आपको पता है कि देयर इज अ स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी जो है वो रशिया के साथ साइन कर रखा है, और इसके बहुत सारे फेजेस आ चुके हैं, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, स्टार्ट 3। तो उसके साथ ये बात हुई है कि इनको अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को घटाना है, स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स को घटाना है। तो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इनको भी मॉडिफाई करने की जरूरत है, बिकॉज अगर ओल्ड बॉम्ब्स जो है उनका जिनका काम नहीं है, और मॉडर्न वॉरफेयर आपको पता है कि बहुत बदल चुका है, अब रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब यूएस ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था तो बहुत सारे नियर बाई रीजन जो है वो उससे अफेक्टेड हो गए थे। नो आज के टाइम पे अगर आप किसी कंट्री पर अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, चल के मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, अगर यूएस कभी नॉर्थ कोरिया पे अटैक करता है तो अगर वहां पे अटैक करने के दौरान उसका न्यूक्लियर फॉलआउट या न्यूक्लियर डेब्री अगर साउथ कोरिया भी पहुंच जाता है तो साउथ कोरिया तो यूएस का एलाई है, तो इस तरह के बॉम्ब्स जो हैं वो अब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू यूज वेरी हाई प्रिसीजन बॉम्ब्स, क्योंकि अब बहुत सारे जो आपका जो लिमिटेशन है, बिकॉज आप एक रीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरे रीजन में अपने दुश्मन नहीं बना सकते हैं। तो यूएस यही काम कर रहा है, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मॉडिफाई कर रहा है। इंडिया भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जहां पर वी आर यूजिंग प्रिसीजन मिसाइल्स कि हम लोग अगर कभी भी न्यूक्लियर वेपन
यूज करने का अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम लोग पूरे प्रिसीजन के साथ करें। ऐसा नहीं कि जहां पर हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं उसके कहीं और ड्रॉप हो जाए और उसके वजह से पूरा जो है आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि हाउ यूएस इज मॉडिफाइंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स। अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। लेकिन अगर फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर यूपीएससी में आपसे सिक्योरिटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्या न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं तो आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।